अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम जनाब इन्वायरमेंटल साइंस पे बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा हफीज। तैयबा, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा तैयबा, क्या मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। तैयबा माशाल्लाह से बड़ी एक ब्राइट हमारी फैकल्टी मेंबर है और शी हैज़ बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। शी इज़ अ सिल्वर मेडल इन इन्वायरमेंटल साइंस। उन्होंने क्लाइमेट चेंज में डिग्री की थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, और उसमें वो अपने डिपार्टमेंट में अपने बैच की टॉपर भी रही हैं ड्यूरिंग बैचलर एंड ड्यूरिंग मास्टर्स एज वेल। और फिर ऑल ओवर यूनिवर्सिटी उन्होंने उस साल में माशाल्लाह से सिल्वर मेडल विन किया है। एंड शी हैज़ बीन द ऑथर ऑफ वेरियस रिसर्च आर्टिकल्स related to the environmental science as well, and she has been teaching the environmental science to the CSS students and the other students as well. तो जी स्टूडेंट, अभी फिर हम तैयबा से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो हम शुरू करते हैं डिस्कशन करना इसका। तैयबा, जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है इसके मतलब ये जो है अक्सर बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जी इसके लिए साइंसेस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो क्या आप क्या समझते हैं? और अच्छा, हम मज़ीद डिस्कशन करने से पहले मैं बच्चों को ये बता दूँ कि जो लोग एनवायरमेंटल साइंस में इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट को पढ़ने या उसके मतलब क्यूरीज के लिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जी तैयबा, आपका क्या रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंटल साइंस का और सोशल साइंसेस के जो बच्चे हैं उनके मुताबिक? सर एनवायरमेंटल साइंसेस को डेफिनेटली ये एक साइंस सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हम्म। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या सीएसएस की बात करें, इसमें जो हमारा सिलेबस जो हमें एफपीएससी ने दिया है और उसमें जो हम पढ़ते हैं, ये बिल्कुल साइंस नहीं है। इसको मैं तो हम्म। साइंस नहीं कहूँगी, क्योंकि साइंस वाला पोर्शन फिक्स है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, उसमें हम साइंस पढ़ लेते हैं। तो जो हम्म। बच्चे वो साइंस पढ़ सकते हैं, उसमें बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस का वहाँ पे पोर्शन है जो इस एनवायरमेंटल साइंसेस से कदरे थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो वो हम्म। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक पोर्शन है, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला। उसमें जब हम हम्म। काज़ेज़ आते हैं पोल्यूशन की, तो हमें कुछ 1-2 साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं कि अच्छा साइंटिफिक काज़ क्या हो सकती है, प्रोसेसेस क्या हैं, दैट्स ऑल। बाकी इसमें कहीं भी आपको साइंस नज़र नहीं आती। आपको लॉज़ पढ़ने हैं, आपको इश्यूज़ पढ़ने हैं, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट पढ़नी है, आपको एनवायरनमेंट को मैनेज करना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। तो साइंस सब्जेक्ट इसको नहीं कहा जा सकता सीएसएस के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट इसको इज़िली ऑप्ट कर सकता मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो एनवायरमेंटल साइंसेज जो है वो आपका एक इट्स काइंड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मतलब इसमें है। साइंस भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है, इसमें लॉ भी है, इसमें सोशियोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं उसका इसको एक हम एग्रीगेट कर सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा इवन यूएनओ के मतलब भी। जी, सर मैं एक थोड़ी-सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि 2016 में ये सब्जेक्ट हमारे पास आया सीएसएस में। हम्म। क्योंकि हम्म। सर एनवायरमेंटल जो इश्यू है वो अब एक ग्लोबल इश्यू है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अब जो हम्म। हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो एनवायरनमेंट बेस्ड है। तो इस वजह से एफपीएससी ने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि एनवायरनमेंट अब हमारा करंट इश्यू है। तो हमें इसको एज़ अ सोशल इश्यू पढ़ना है, एज़ अ ग्लोबल इश्यू पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, जो ह्यूमन की सर्वाइवल है, वो अब एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो एनवायरनमेंट को इसलिए सीएसएस में इंक्लूड किया गया बिकॉज़ हमें ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उन्हें जाके एनवायरनमेंट को मैनेज करना है। एनवायरमेंटल पॉलिसी बनानी है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सोशल सब्जेक्ट। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, आई लव दिस रिस्पॉन्स। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि सिलेबस थोड़ा चले, हमें पता चले कि मेजर हाई लेवल पे क्या क्या सेक्शन हैं। अगर हम इसको सिलेबस को इसको ब्रेक करें तो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर एक्चुअली बच्चे पढ़ते क्या हैं 100 मार्क्स के कोर्स के अंदर? राइट, राइट सर। सर वैसे तो इसमें 8 सेक्शंस हैं, अगर हम कंप्लीट सिलेबस की बात करें। उसमें हिस्ट्री पढ़ते हम्म। हैं हम, और थोड़ी-सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सिर्फ़ कि एनवायरमेंटल साइंस शुरू कैसे हुआ, एनवायरनमेंट पे लोगों ने बात कैसे शुरू की। एंड बिलीव ठीक। मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। हमें पता चलता है कि कैसे लोगों को पता चला अच्छा हमारा एनवायरनमेंट है, वो खराब हो रहा है, हमें इसको देखना है। तो वो एक बड़ी हम्म। ज़बरदस्त एनवायरमेंटल मूवमेंट है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम ठीक है। सस्टेनेबल वाले इश्यू में आ जाएँगे, उसमें हम सारे सोशल इश्यूज़ पढ़ेंगे जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ते हैं। उसमें एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, पॉवर्टी, अर्बनाइज़ेशन, ये सब इश्यूज़ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो हम एनवायरमेंटल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। देन ठीक पॉल्यूशन है। वाला एक पोर्शन है, उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा अब जैसे स्मोक, सर आप देख लें लाहौर में फेमस स्मोक है,
तो वो ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर में भी पढ़ना है, पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि स्मोक क्यों हो रही है और हमें इसको मैनेज कैसे करना है, दैट्स। देन हम सर क्लाइमेट चेंज पे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। अब हम क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर स्टडी करेंगे, क्लाइमेट चेंज की काजेज, क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट्स, उसकी मिटिगेशन, अडेप्टेशन। दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो है वो बहुत जबरदस्त एक पोर्शन है। फिर सर हम लॉ कि पाकिस्तान में या ग्लोबल लेवल पे हम एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, पॉलिसीज क्या हैं। देन हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स सर वैसे भी पढ़ रहे होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट आपको करंट अफेयर में भी पढ़ना है। बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आपको करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में पढ़नी है, वही सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और लास्ट में फिर हम एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब हमें एनवायरनमेंट को मैनेज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। हमें डेवलपमेंट ऐसे करनी है, प्रोग्रेस ऐसे करनी है, इकोनॉमी का रन ऐसे करना है कि हम एनवायरमेंटल के रिसोर्सेज को खराब ना करें, हम एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना करें। दैट्स इट। उसके लिए हमें प्रोग्रेस और एनवायरमेंट को साथ लेके चलना है। सो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिलेबस है। लेकिन अगर इसको हम फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन करें और इसको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखें, तो उसमें सेकंड वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो नोट कर लें, जब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो इनको फोकस करें। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला, देन क्लाइमेट चेंज वाला और देन मैनेजमेंट वाला। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन स्किप नहीं होता किसी साल, क्योंकि यही अब हमारे इश्यूज हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, एनवायरमेंट को मैनेज करना है, क्लाइमेट चेंज को डील करना है, दैट्स इट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अभी सर अगर आप 2021 का पेपर देखें तो 130 मार्क्स का पेपर, 130 मार्क्स का पेपर सिर्फ इस 4 सेक्शन में से आया हुआ था और 6 से 7 क्वेश्चन थे जो सिर्फ इन्हीं 4 सेक्शंस में थे। तो अगर आप सिर्फ इन 4 सेक्शंस को प्रिपेयर कर लें तो आप इजीली जो है वो 4 मार्क्स अपने क्वेश्चन अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और ये पोर्शन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से है। आप 1 गो में पढ़ सकते हैं। सिर्फ वंडरफुल। बस थोड़ी सी गाइडलाइन हो तो एनवायरमेंटल साइंसेज की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, मैं जितना बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना सब्जेक्ट की, आई एम रियली लविंग इट। ठीक है, यू आर वेरी यंग एंड एस्पायरिंग फैकल्टी मेंबर हमारी माशाल्लाह से। अच्छा, आप उसमें जिस तरह से आपने स्टोरी टेलिंग में चीज बताई है जी, हिस्ट्री आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट किस तरह से होगा। अच्छा, थोड़ा आपने तस्करा तो कर दिया पुराने पेपर्स का कि जी पास पेपर्स में जो क्वेश्चन जो हैं वो ये 4 एरियाज हैं। आपने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बताया, एक क्लाइमेट चेंज वाला बताया, दूसरा कौन सा था? एक पोल्यूशन वाला और एक मैनेजमेंट वाला। अच्छा, तो मतलब ये 4 एरियाज कर लें तो आपके आराम से जो 4 क्वेश्चन हैं। अच्छा, पेपर ये जो आपका एनवायरमेंटल साइंस वाला जो पार्ट है, ये साइंस में तो आपको लाजमी आपका एक सवाल साइंस के अंदर इसमें आपको हेल्प कर रहा होगा, मगर अगर आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं ना तो आपका एक सवाल कम से कम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर 20 नंबर का लग रहा होगा। ठीक है, फिर इसमें ऐसे भी आ सकता है। ये आपको सब्जेक्ट और किस किस सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है? सर सबसे पहले अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं जीएसए की बात करूंगी। उसमें एक पूरा पोर्शन है एनवायरमेंटल साइंसेज का और उसमें 20 टू 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। तो वो आप डायरेक्ट रेडी हो गए उधर से। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इंग्लिश ऐसे की बात करें तो हर साल जो है वो क्लाइमेट चेंज पे ऐसे प्रिडिक्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट भी होता है। 2018 में सर डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आया, ग्लोबल वार्मिंग पे, एंड उसका सारा मटेरियल आपको इस सब्जेक्ट से मिलता है, सारी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसका एनालिसिस। अभी 2021 में अगेन वाटर पे एक ऐसे था, वाटर क्राइसिस पे, वाटर शॉर्टेज पे, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंसेज पे। सो ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे, और सर अगर आप पीएमएस के ऐसे अगर बच्चे देखें तो हर साल अर्बनाइजेशन पे, डिफॉरेस्टेशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे पीएमएस में एक ऐसे लाजमी होता है इंग्लिश में। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो जितनी डेप्थ में हम इनका एनालिसिस एनवायरमेंटल साइंसेज में करते हैं, किसी सब्जेक्ट में नहीं करते। सेकंड, ऐसे में हेल्प हो गई। थर्ड सर करंट अफेयर में ये हेल्प करता है, पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करता है। अगर आप 2020 का पेपर देखें तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्लाइमेट चेंज पे था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल हार्मनी है वो कैसे डिस्टर्ब हो रही है। और ये इतना इंटरेस्टिंग था कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, वाटर शॉर्टेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट हो रही है। अब स्टूडेंट सर नाउ सी कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को अपने
करंट इश्यूज से, सोशल इश्यूज से रिलेट कर रहे हैं और डोमेस्टिक लेवल पे लेके जा रहे हैं। सो इस तरह से ना, और सर आईआर में क्वेश्चन आता है जो है वो वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे आजकल क्या है, ये आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक भी है और उसमें क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ था। तो उसमें से जो सबसे मेजर थ्रेट इस वक्त हमें है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, दैट इज क्लाइमेट चेंज। इवन अगर आप आर्मी का पेपर देखें, अभी कुछ दिनों पहले आर्मी में कोई एक पेपर हुआ, प्रमोशन वगैरह का वो कोई टेस्ट था, और मैं देख रही थी उसमें क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन था। सो क्लाइमेट चेंज को अब हमें हर जगह डील करना है, एनवायरमेंटल के बगैर अब हमारा गुजारा नहीं। चाहे आप किसी सीट पे हैं, किसी जो है वो प्रोफेशन में है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप क्लाइमेट चेंज का और एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईआर में, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, जीएसए में, इंग्लिश एसए में, और भी आई एम श्योर कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे सीएसएस के जहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज से जरूर पास करना पड़ेगा। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अब इसमें हमने जो है वो इतना इसमें डिटेल में इसके ऊपर बड़ी मजे की बात डिस्कशन हो गई कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो काइंड ऑफ जिस तरह आपने बड़ा क्लियरली शुरू में बताया था कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इवन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी इसके जो इश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपकी ये बात सारी हमने मान ली, इसकी तैयारी के लिए आप ये बताएं कि फर्स्ट किया अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो हम कोर्स ऑफर करते हैं और स्टूडेंट आपको ज्वाइन करते हैं, टाइम कितना का लगेगा? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने इसको तैयारी में लग जाए, 15 दिन, महीना, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, क्या ड्यूरेशन है? और इसके साथ ही मिलता जुलता एक केस के साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन, कितने के नंबर आ सकते हैं? मतलब फर्स्ट किया मैं क्या करता हूँ कि जी 85 मार्क्स आ सकते हैं साइंस में, जनरल साइंस में मैं कहता हूँ 90 भी आ सकते हैं, ठीक है? इसमें कितने नंबर आ सकते हैं और टाइम कितना लगेगा? पहले तो मैं टाइम की बात करूंगी। अगर आपको सब्जेक्ट की एबीसीडी नहीं पता, जो कि पता होती है को, तो आप मैक्सिमम 10 डेज मैक्सिमम, और अगर बच्चे मुझसे प्रिपरेशन करें या कहीं से भी प्रिपरेशन कर ले, उन्हें जस्ट गाइडलाइन मिल जाए तो वो विद इन 10 डेज, 8 to 10 डेज में इसकी प्रिपरेशन कवर कर सकते हैं। ये एक दफा आपने इस किसी टॉपिक की रीडिंग लेनी है और आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, अपने शॉर्ट से नोट्स बनाने हैं, एंड दैट्स इट। आप एक दिन में 3 से 4 टॉपिक्स इसके कवर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है, इसकी प्रिपरेशन का कोई मसला ही नहीं। सेकंड नंबर पे, और अगर स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज अच्छे मिल जाए, सेकंड नंबर पे मैं मार्क्स की बात करूंगी तो सर इसमें 92 मार्क्स भी हैं हाईएस्ट। 2016 में हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने 92 मार्क्स लिए, 89 मार्क्स, 87 मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स। जो स्टूडेंट 10 से 15 दिन एनवायरमेंटल साइंस को दे दे, सिंसियरली अपनी एफर्ट्स इस पे इन्वेस्ट कर ले, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से इसकी प्रिपरेशन कर ले, और उसको एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं फुल श्योरिटी से कह सकती हूँ कि 80 प्लस मार्क्स तो कंफर्म है, और अगर एमसीक्यूज उसके अच्छे हो जाए तो वो 90 प्लस में भी जा सकता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ठीक है। मुझे ये बताएं कि 10 दिन में तैयारी कैसे हो सकती है? ये तो मतलब मजाक हो गया, ठीक है ना? सर ऐसा नहीं है, 10 दिन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। देखिए एनवायरमेंट साइंसेस के जो, मैं आपको थोड़ा सा, इसके लिए आपको थोड़ा सा सिलेबस देखना पड़ेगा। जो एनवायरमेंट साइंसेस का सिलेबस है उसमें टॉपिक्स रिपीट बहुत होते हैं, या उनका जो थीम है, उनका बैकग्राउंड है वो सेम है। फॉर एग्जांपल वाटर एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं। आप जब वहां भी उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली उसकी काजेस, उसके इम्पैक्ट्स, और फिर वहां पे आप उसको मैनेज भी करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजीज भी पढ़ेंगे, उसके रेमेडीज भी पढ़ेंगे। सेम टॉपिक लास्ट जो पोर्शन है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वहां पे रिपीट हो रहे हैं कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को टैकल करने के लिए स्ट्रेटजीज दे, हमें रेमेडीज दे, हमें टेक्नोलॉजीज दे। वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज, सारी की सारी रेमेडीज बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले पोर्शन में। इतने से टॉपिक्स की इसमें रेपिटेशन है, आइडियाज की रेपिटेशन है, बैकग्राउंड और थीम की रेपिटेशन है कि हम हर सेक्शन में जाके टिक लगा रहे होते हैं, अच्छा ये तो हो गया, ये टॉपिक भी हो गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। सो बहुत ही जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सा सब्जेक्ट है। आपको एक थीम समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है एनवायरमेंटल साइंसेस की बेसिक, और वही आपको हर सेक्शन में हेल्प कर रही है। अच्छा, अब आपसे अगला क्वेश्चन, जिस ग्रुप में एनवायरमेंटल साइंस है उसी ग्रुप के अंदर जेंडर स्टडी भी है, उसी ग्रुप के अंदर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री भी है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री तो मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता अगर किसी का साइंस का बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सिलेबस लंबा है, वो लेंथी सिलेबस है और उसमें रेपिटेशन नहीं है।
ठीक है, यस। और वो आपको जेंडर इजी है। आप जेंडर वीजा भी इन्वायरमेंटल साइंस कैसे देखते हैं, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स? सर प्रॉस एंड कॉन्स मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स मोस्टली जेंडर स्टडीज स्टडीज इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे प्रिपेयर करना चाह रहे होते हैं फेमिनिज्म पे, जो कि जेंडर स्टडीज से हो भी जाता है। और वहां पे आप आर्गुमेंट बेस जो है वो आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं। सोशल साइंसेज है तो वो खुद से लिखना आपके पास जो है फ्री हैंड होता है कि आप उसको जितना मर्जी लिख सके। लेकिन अगर हम एनवायरमेंटल साइंसेज और जेंडर स्टडीज को कंपेयर करें तो मैं इसको 2-3 चीज़ों पे ही कंपेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस पे इसको कंपेयर करूँगी सर। इम्पोर्टेंस जैसे कि जेंडर स्टडीज़ पे अब उस तरह से बात नहीं होती, जिस तरह से अब एनवायरनमेंट पे बात हो रही है। अब जो है हमारा जो एजेंडा है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट पे आपको बात करनी है, चाहे आप इंटरव्यू में बैठे हैं, चाहे आप वन टेस्ट पेपर में बैठे हैं, चाहे आप दुनिया में किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, आप जो है गवर्नमेंट पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, एनवायरनमेंट इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर जॉब एंड योर डेली लाइफ, ठीक है? इसके अलावा आपकी स्टडीज का भी। तो मैं इसको सिर्फ इम्पोर्टेंस पे कंपेयर करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली जेंडर स्टडीज पे बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं, मार्क्स भी ले लेते हैं, उसमें भी आपका एक ऐसे अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन वो आपको करंट अफेयर में जीएसए में हेल्प नहीं करता। एनवायरमेंटल साइंसेज आपको जीएसए में हेल्प करता है, करंट अफेयर में, आईआर में, पाकिस्तान अफेयर में और इम्पोर्टेंस। सर आप अब ये देख लें, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगा लें कि जो अमेरिका है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड लीडर है, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली वर्ल्ड लीडर हुआ। उनकी जो जितनी इलेक्शन कैंपेन थी दैट वाज क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड। एक बंदा पूरी दुनिया का लीडर बन रहा है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बेस पे, और लोगों ने उसको वोट दिए। एंड उसके बाद उसके जितने जो वो पॉलिसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज या डोमेस्टिक पॉलिसीज, वो एनवायरनमेंट के बेस पे आ रही हैं। सो अगर वर्ल्ड लीडर्स यूएन के फोरम में बैठ के सिर्फ क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं इसको पढ़ना चाहिए? हमें भी इसको डिस्कस करना चाहिए ऑब्वियसली, और इसी के बेस पे जो है वो हम फर्दर बात कर सकते हैं। सो आई गेस मेरे नजदीक मैनेजमेंट के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना चाहिए, अगर आप ट्रूली ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, अभी ये मुझे बताएं कि ये सारी बात तो हो गई, हर बंदा ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारा ये सारी डिस्कशंस का पर्पज ये होता है कि जो बच्चे, जो तालिब इल्म ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, तो उनको हम एक मेजर गाइडेंस, एक हाई लेवल की इंफॉर्मेशन उनको दे दें कि बेटा आप खुद से, या बेटी आप खुद से घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। अगर वो खुद से घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स, कौन सी रिपोर्ट्स, कौन से क्या क्या लेंगे आप, रिसोर्सेज रिकमेंड करती हैं कि भाई आप इनको कंसल्ट करें और आपका पेपर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सर। सर इसमें सबसे पहले तो एक एक बुक बच्चों को ज़रूर ले लेनी चाहिए, ठीक है? एक बुक आपके पास होना ज़रूरी है जो एनवायरनमेंट साइंस का सिलेबस कवर कर रही हो, सीएसएस का जो बेसिकली सिलेबस कवर कर रही हो। उससे बच्चों को एक सीक्वेंस मिल जाता है जो है, वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, किड्स की अपनी है, नोआ की अपनी है, जेडडब्ल्यूटी की अपनी है, और एक बड़ी फेमस बुक जो है पाकिस्तान में हर बंदा पढ़ रहा होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स कि आप किस बुक के साथ इंटरेस्टेड हैं, आप किस अकेडमी से एफिलिएटेड हैं, आपके मेंटर आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो सीएसएस का सिलेबस कवर करे और जो अच्छी बुक हो। इसके अलावा सिर्फ उस पे मैं रिलाई नहीं करती। सीएसएस की अप्रोच बुक ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रिसर्च बेस्ड मटेरियल पढ़ना चाहिए और फॉरेन ऑथर्स पढ़ने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस चीज को स्टडी करें। इसके लिए जो हमारे पास ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को डील कर रहे हैं या जो एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात करूँगी। उसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, उसकी पब्लिकेशंस पढ़ें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड वाइल्डलैंड फंड फॉर नेचर है, इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, यूएसए की भी और पाकिस्तान की भी। सो आपको इन एजेंसीज की पब्लिकेशंस पढ़नी है, आपको इन इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च पढ़नी है, वो आपको बताएँगे जो है वो बहुत एनालिटिकल अप्रोच देके आपको बताएँगे क्या आपके मुल्क में मसले चल रहे हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के, उस पे आपका आपकी सोशल लाइफ कितनी इम्पैक्ट हो रही है, ये हम आपको पॉलिसीज़ देते हैं, इनसे इनको टैकल करें। तो ये जो है सबसे बेस्ट अप्रोच होगी एनवायरमेंटल साइंसेज़ की तैयारी की। आप जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इस तरह के जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं,
आप उनकी पब्लिकेशंस पढ़ें, वहाँ से आपको कॉजेज़ भी मिलेंगी, इम्पैक्ट्स भी मिलेंगे, रेमेडीज़ भी मिलेंगी, पॉलिसीज़ भी मिलेंगी, एनालिसिस भी मिलेगा और इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए वंडरफुल हो गया। अच्छा ये अगर आपको स्टूडेंट जॉइन करते हैं तो ये तमाम रिपोर्ट जो हैं वो फिर उनको खुद से प्रोवाइड करेंगी या तो बच्चों को आप असाइनमेंट कराएंगी? एग्ज़ैक्टली सर, मैं आपको सर इसमें तो एक तो है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा हुँ, जो है वो ऑब्वियसली फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव होता है। तो सबसे हुँ, पहले तो मैं स्टूडेंट को पेजेज़ फ़ॉलो करवाती हूँ खुद बता के लिंक सेंड करके क्योंकि मैंने सब वो पेजेज़ आपको फ़ॉलो किया तो आपको रिपोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली हुँ, बेसिस पे सर वो आपको अपडेट करते हैं डेली बेसिस पे, कहाँ पे क्या हुआ, क्या रीज़न थी, क्या इम्पैक्ट आया, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डिज़ास्टर आ जाता है क्लाइमेट चेंज का, कोई समिट आ जाता है, कोई पॉलिसी आ जाती है, किसी लीडर की कोई कोटेशन आ जाती है, कहीं पे कोई टॉक होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो पेजेज़ आपको डेली अपडेट कर रहे होते हैं। आप उन पेजेज़ को हुँ, सिंपली फॉलो करें, वहाँ से अपना डाटा नोट करें, अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लें। तो वो आपकी डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कराएँगे, इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा और एनवायरमेंटल साइंसेज़ भी तैयार होगा। बाकी जो पब्लिकेशंस हैं, जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, जो रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। वो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स को खुद जो है वो प्रोवाइड करूँगी क्योंकि हमें उस रिपोर्ट से देखना है कि क्या काजेज़ हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो अगर एक स्टूडेंट एक टीचर के पास आ रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को वो मटेरियल प्रोवाइड करे और उसको सारा गाइड करे, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो ये सोर्सेज़ सर साथ-साथ वेरी भी करते रहते हैं, ये साथ-साथ डिपेंड करता है कि क्या चीज़ चल रही है, हमें बच्चों को कौन-सा टॉपिक पढ़ाना है, ये कहाँ से प्रिपेयर हो सकता है। ऑब्वियसली वो फिर इंशाल्लाह साथ-साथ जो है प्रोवाइड करते हैं और गाइड करते हैं। चलें वंडरफुल, वंडरफुल। मुझे लगता है कि बच्चे आपसे एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने के बाद जो है ना एनवायरमेंटल साइंस तो उनका क्लियर हो गया, एनवायरमेंटलिस्ट भी बन जाएँगे, ठीक है? सर अभी मैंने एक बैच पढ़ाया ऑनलाइन हुँ, एनवायरमेंटल साइंस का, तो हुँ, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिस्पॉन्स मैंने मतलब सोचा भी नहीं था। मुझे मुझे अंदाज़ा था कि जो है मतलब अपनी एफर्ट्स को देख के और बच्चों के रिस्पॉन्स को, बट जो रिस्पॉन्स था दैट वाज़ शॉकिंग बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। सर चलें, एनवायरमेंटल साइंसेज़ के टॉपिक को जब आपने पढ़ना है, तो आपने असल में इसका एनालिसिस करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ये नहीं करते। सीएसएस में बैठ के मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप अपने इश्यू को इकोनॉमिकली भी देखें, पॉलिटिकली भी देखें, सोशली भी देखें। फिर उसको डिस्कस करें और फिर उसकी स्ट्रैटेजी वहाँ पे दें, एनालिसिस दें। तो इससे आप इम्प्रेस कर सकते हैं एग्ज़ामिनर को जी, आप ही हैं, आप ही रखा जाए। तो ये अप्रोच आई थिंक बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। चलें जी, वंडरफुल, वंडरफुल। फाइनली अगेन जी हम तैयबा का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर थैंक योर यू टाइम तैयबा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और सी यू गाइस अगेन, थैंक यू।